तो कैसे हो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले पार्ट में हमने रिएक्शन बैलेंस करना सीखा था। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। ओके बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व हो। इफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन घोलेंगे। अच्छा, घर की पुताई के लिए जो चूना आता है आपने घर पे देखा होगा, उस चूने को जैसे पानी में डालते हैं, जिस पॉट में रखते हैं वो पॉट गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है बेटा? जब चूना पानी से रिएक्ट करता है तो उस समय हीट इवॉल्व हो रहा होता है, हीट निकल रहा होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। Endothermic reaction, if heat is used or absorbed during reaction. A chemical reaction in which heat is used or absorbed is called endothermic reaction. ठीक है, तो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? एग्जांपल आपके पास बहुत है। घर में किचन में खाना बनना, खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आग पे रखते हैं तो हीट इवॉल्व यूज होता है, उसमें हीट यूज होता है तो खाना बनता है, फूड आपका तैयार होता है। तो खाना का बनना, फूड का मेकिंग होना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो कैसे इसको लिखते हैं, कैसे उस रिएक्शन को इक्वेशन लिखते हैं? ए प्लस बी जो रिएक्टेंट है गिव सी प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट साथ प्लस साइन के साथ हीट लिखा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब देखिए कैसे इंडोथर्मिक लिखते हैं। ए प्लस बी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ प्लस में हो या प्रोडक्ट के साथ माइनस के साथ लिया हो तो हम कहेंगे ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना, सबको पता है, कंबाइन करना, जुड़ना, जोड़ना या जोड़ना, कंबाइन करना। तो क्या कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combines to form single product. Two or more reactants are combined to form a single product. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बेटा यह है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी और प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, तो इसको बोलेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा, अकेला होगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है, तो ये तो बेटा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एंडो भी हो सकता है बेटा और एक्सो भी हो सकता है। मतलब एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एनर्जी यूज भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। अब बात करते हैं बेटा दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन का, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। क्या होता है? टूटना। कोई रिएक्शन कैसे टूट रही है? डिकम्पोजिशन का मतलब याद रखिएगा आप लोग, टूटना, किसी चीज का टूटना। अब कोई चीज टूटे, आप घर पे लकड़ी तोड़ेंगे, अगर एक लकड़ी तो तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अच्छा, एक से दो, यानी कि क्या कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड और रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। कैसे? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए बी सी ब्रेक टू फॉर्म ए एंड बी सी, बी सी गलत बात नहीं, ए एंड बी सी। ओके, तो ये सिंगल ए बी सी रिएक्टेंट था, टूट के क्या बनाया? दो प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आइडेंटिफिकेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, 2FeSO4 solid breaks to give 2Fe2O3 plus SO2 gas plus SO3 gas. FeSO4 सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक होके तीन प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ये कैसा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडो एक्सो दोनों होता है। मैक्सिमम टाइम अगर किसी चीज को तोड़ना है तो हम
एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ये एंडो होता है। क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखिए, अब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अब किस सोर्स से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। किस पे बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो डिकम्पोजिशन है वो तीन टाइप के हैं: थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कोई बड़ी बात नहीं है, बस सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम हीट यूज करते हैं एनर्जी सोर्स में तो हम कहते हैं थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब हम सनलाइट का यूज करते हैं एनर्जी सोर्स में तो हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एज सोर्स एनर्जी तब हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया गया है, डेल्टा जो होता है वो हीट का सिंबल होता है बेटा। तो यहाँ पे जब हीट दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट को, हल्का सा हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट गया। तो इसको बोलेंगे थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। बात करें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का बेटा, जब 2AgCl को हम हीट दे रहे हैं, हीट किससे दे रहे हैं? सनलाइट। देखिए बेटा, H न्यू इज द सिंबल ऑफ सन लाइट और फोटोन। ओके, फोटोन एनर्जी, ठीक है, जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो Ag में टूट जा रहा है और Cl2 गैस में टूट जा रहा है, और Ag का कलर जो आपका सिल्वर है वो ग्रे होता है। ओके, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है। कैथोड दो 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 रॉड होते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। एक डब्बे में ऐसे फिक्स होते हैं, इस डब्बे के अंदर एक लिक्विड बड़ा होता है, ठीक है बेटा। ओके, और यहाँ पे वाटर भर लिया गया। अब इसमें क्या करते हैं? एनोड कैथोड के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, और उस बैटरी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे वाटर का टूटना स्टार्ट होता है। वाटर H+ में टूटता है और O-2 में टूटता है। देखिए, जो H+ है वो कैथोड पे जाके H2 गैस बना के बाहर निकल जाता है। जो O- है वो एनोड पे जाके O2 गैस बना के बाहर निकल जाता है। तो आपको कैथोड पे H2 गैस मिलेगा, एनोड पे O2 गैस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये था बेटा डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन का। क्या नाम है उसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेस करना मतलब बदल देना। क्या बेटा? बदलना। डिस्प्लेसमेंट मतलब बदलना। क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, याद रखिएगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सोल्यूशन एंड फॉर्म इट्स ओन साल्ट सोल्यूशन। क्या ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, बदल दे, और अपना साल्ट सोल्यूशन बना ले। जैसे देखिए, A+BC एक्वस, फिर BC गिव्स AC+B। यहाँ पे जो B है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या बेटा? लेस रिएक्टिव मेटल। A मोर रिएक्टिव मेटल है, तो मोर वाला B को BC से निकाल के AC बना लिया, क्योंकि BC अच्छा नहीं लग रहा था। AC बना लिया, AC कूल करेगा, AC बना लिया और B को बाहर कर दिया। सिंपल सी बात, आप समझने के लिए समझिए। अगर आपके घर में दो लोग हैं, दो भाई आप लोग हैं, एक बहुत ही स्ट्रांग है और आप वीक हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आएगा आपको उठा के चेयर से धक्का मारेगा, खुद चेयर पे बैठ जाएगा। सेम यही, हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को हटा पाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जो बड़ा भाई है जो मजबूत है वो चेयर पे बैठा हो, आप आए उसको धक्का मार के हटा दें, आप कभी हटा नहीं पाएंगे। यानी कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को उनके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं। हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उनको साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करती हैं। अब लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव कैसे हम पता करते हैं? इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। आगे का जो चैप्टर है मेटल्स के बारे में, वहां पे हम आपको बताएंगे, वहां से हम लोग याद कर लेंगे। ओके, और याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे कैसे हम लोग याद करेंगे उसको। जैसे देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, Fe CuSO4
FeSO4Cu। यहाँ पे Fe यानी कि मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसने Cu को उसके एक्वस साल्ट से बाहर कर दिया। जैसे Zn Cu को उसको एक्वस साल्ट से बाहर कर दिया, खुद का साल्ट बना लिया। जैसे Fe Zn को उसके साल्ट से अलग कर लिया और बना लिया अपना साल्ट। यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से देख के हम ये भी बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, Fe है, फिर Zn है और सबसे कम Cu है। ये ऑर्डर भी बना सकते हैं हम देख के, ठीक है। इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब हम कहें कि ऐसा हो जाएगा क्या कि Cu Fe को उसके साल्ट सोल्यूशन से निकाल दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, बैक डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है तीनों रिएक्शन, ठीक है बेटा। यानी कि हमेशा जो मोर रिएक्टिव मेटल है वही लेस रिएक्टिव मेटल को उनके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो ये था डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच aqueous solution of two ionic compound change its ion with each other। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन है, वो रिएक्ट कर रहा है तो आपस में आयन का चेंज करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है बेटा अदला बदली, अदला बदली करना, एक्सचेंज कर लेना, आपस में एक्सचेंज कर लेना। अच्छा, आपस में एक्सचेंज कर लेना करना है तो इस रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका। चलिए, आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका, देखिए ए बी एक्वस है, सी डी एक्वस है, वो ए डी और बी सी, फिर बी सी बना ले रहा है। देखिए देखिए ए ने बी को डी के साथ डिस्प्लेस कर लिया और सी ने डी को बी के साथ डिस्प्लेस कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, आपस में अदला बदली कर लिए। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कहिए आयन एक्सचेंज रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। यहाँ पे PbNO3 की जगह पे I2 को ले लिया और Ki की जगह पे NO3 को ले लिया, आपस में इन्होंने चेंज कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे देखिए NaSO4 के साथ था, लेकिन कहा SO4 के साथ नहीं रहेंगे, मजा नहीं आ रहा है, क्लोरीन के साथ रहना है, तो जो क्लोरीन के साथ अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। BaCl2 के साथ था, वो भी क्लोरीन के साथ रह के पक गया था, तो बोला ए छोड़ो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसने CO4 SO4 के साथ अपना बना लिया और वहां पे एक्सचेंज कर लिया। तो ये बेटा क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। पांचवा टाइप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? तीन चीजों से हम याद करेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन। अगर तीन चीजें हो रही हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही यहाँ पे भी अगर तीन चीजें हो रही हैं तो रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए तीन चीजें क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कहीं ऐड होता दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे, निकल रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, प्लस चार्ज बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम रिडक्शन की बात करें, अगर ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सेम उसका उल्टा होता है ना, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, Cu प्लस O2 CO2। अच्छा, Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो Cu का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? या ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे Cu पे जीरो चार्ज है, यहाँ पे CuO2 एक पे माइनस चार्ज तो Cu पे +2। अच्छा, Cu का इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। रिडक्शन की बात करें, यहाँ Cu+2 पे है और यहाँ पे Cu 0 है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा ना। अरे दो प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो 0 होगा ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? रिडक्शन।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स बना है RED और ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, a reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. Example देखिए, जैसे ZnO plus C gives Zn plus CO. ZnO से O निकल रहा है, Zn बन रहा है, तो इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। कार्बन में क्या कर रहा है, O जाके जुड़ जा रहा है, अगर कार्बन में O जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे Zn +2 में था क्योंकि ऑक्सीजन -2 में होता है, +2 तभी बैलेंस होगा, और यहाँ पे 0 हो गया, तो डिक्रीज इन, 0 होने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड हुआ, गेन हुआ, तो क्या हो गया, बताइए बताइए, रिडक्शन। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 हो जा रहा है, +2 क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है, ऐड करने +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना बेटा, निकल रहा है, माइनस हो रहा है, तो रिमूव और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O और Cl2। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ MnO2 एक ऑक्सीजन में -2 होता है तो दो ऑक्सीजन में -4 होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए M पे क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, M+4 से यहाँ पे जा रहा है MnCl2 में, एक Cl पे -1 होता है, पता है आपने 9th में पढ़ा होगा आयंस पे कितने चार्ज होते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे फार्मूला बनाते हैं। -1 है, -1 × 2 -2 यानी +2 होगा। अब +4 से +2 जाने के लिए क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा ना, माइनस ऐड करेंगे तभी तो प्लस डिक्रीज होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, रिडक्शन। समझ में आया? यहाँ क्लोरीन माइनस पे है बेटा, और क्लोरीन माइनस से क्या पे Cl2 में चेंज हो रहा है। अच्छा, Cl माइनस से Cl2 में चेंज हो रहा है, तो Cl माइनस से Cl2 में चेंज कैसे होगा, Cl2 जीरो जो है, तो -1 से 0 में, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, ये जो आपका Cl चेंज हो रहा है इसमें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? और इन दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? A reaction in which an acid and a base react to form salt। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बना है। क्या बना बेटा, साल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये साल्ट है बेटा, और सही में ये साल्ट है, जो साल्ट हम खाते हैं उसका फार्मूला भी NaCl होता है। ठीक है, तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपके 10th के एनसीईआरटी में दिया गया है। इतना चीजें आपको आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा। होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आई हो। चलिए अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन के वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ पे। तो पहला इफेक्ट है बेटा कोरूजन। कोरूजन क्या होता है, स्लो ईटिंग अप और डीके ऑफ मेटल, स्लो ईटिंग अप और डीके ऑफ मेटल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। ऑक्सीजन की वजह से और मॉइस्चर की वजह से जो स्लो डीके होता है मेटल का, जो ईटिंग ऑफ मेटल, जो लगता है मेटल गैप हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग कुरूजन। कुरूजन का काज, कुरूजन का डैमेज टू ऑल ऑब्जेक्ट विच आर फॉर्म बाय मेटल। जितने भी मेटल से बने ऑब्जेक्ट हैं कुरूजन उसमें डैमेज काज करता है, स्पेशली आयरन के बने हुए मेटल। क्या करिए, आप छत पे, आपने छत पे आयरन की स्टिक छोड़ दिया गया है, आपने 1 महीना छोड़ दिया, बरसात आ रही है, नमी बन गई, फिर जाके देखेंगे उसके ऊपर ब्राउन 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 बन गया है, ब्राउन ब्राउन बन गया। वो ब्राउन ब्राउन चीज क्या है, रस्ट। क्योंकि आयरन के केस में जो कोरूजन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। वो ब्राउन चीज क्या है, रस्ट। उस रस्ट को हटाएंगे तो देखेंगे उस जगह का आयरन गायब हो गया,
लग रहा है कि किसी ने वहां का आयरन खा लिया, वहां के आयरन का ईटिंग अप हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्रूजन। और क्रूजन आयरन के केस में रस्टिंग कहलाती है, जिसका इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन पूछ लिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। 2Fe सॉलिड प्लस 3/2O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। ये है रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट इसको क्या कहते हैं? रस्ट को कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक प्लस 3 ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन स्टेट में है ऑक्साइड। रस्ट इज क्या है? रस्ट इज नथिंग, रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। देखिए क्रूजन हमेशा क्या होता है, हमेशा डैमेज नहीं करता, हमेशा वैसा नहीं है कि हमेशा उसकी दिक्कत डिसएडवांटेज हो, उसका एडवांटेज भी है। एल्युमिनियम के केस में क्रूजन एक एडवांटेज काज करता है, क्योंकि Al2O3 जो बनता है क्रूजन के बाद, वो एल्युमिनियम को चारों तरफ से घेर लेता है। जब चारों तरफ से घेर लेता है तो फर्दर क्रूजन नहीं होता है। इन केस ऑफ एल्युमिनियम क्रूजन is an advantage because it form Al2O3 which protect aluminium from corrosion, further corrosion से बचा लेता। अब corrosion इतना डैमेज काज कर रहा है, पता है, बहुत बिलियंस पैसे एक देश का बस corrosion की वजह से हर साल बर्बाद हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो जाती हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज बर्बाद हो रहा है देश का। तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग? पेंटिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा घर पे जो लोहा का गेट वगैरह घर पे लगता है, आयरन के गेट लगते हैं, खिड़की लगते हैं, पापा उसको पेंट करा के लाते हैं या घर पे पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेंट रहेगा तो एटमॉस्फेयर गैस और मॉइस्चर की वजह से हो रहा है ना कोरोजन, तो ना एटमॉस्फेयर गैस ना मॉइस्चर आपके उस मेटल के कांटेक्ट में आएंगे, ना मेटल क्रूड होगा ना बर्बाद होगा। फिर क्या कहता है? ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दिया जाता है। ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने का मतलब क्या है? जब ऑयल किसी सरफेस पे आ जाता है तो ऑयल कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से छुड़ा देता है। सेम जो पेंटिंग का काम है वो ऑयलिंग और ग्रीसिंग का काम है। एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे रिएक्शन कराया जाता है, एक स्पेशल टाइप का काम कराया जाता है, प्रोसेस कराया जाता है, जिससे हम बचाते हैं कोरोजन से। उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक ओवर मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जिंक कोटिंग, अब कोट पहना दिया गया, कोट जैसे ही पहनाएंगे आप, बाहर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट छूट जाएगा, और कांटेक्ट छूटेगा तो क्या होगा? कोरोजन नहीं होगा। ओके, तो ये था अबाउट कोरोजन। होप कि आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। अब बात करते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। क्या होता है रेंसिडिटी? क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस स्पेशली O2 which present in food when it exposed to air। क्या कह रहा है? रेंसिडिटी क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो खाने में प्रेजेंट हो, खाने में जो आपके फूड में जो फैट है, जो ऑयल है, उसको ज्यादा टाइम तक आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, एक्सपोज एयर में छोड़ दिए, तो वो क्या होगा? उसका ऑयल फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उस फूड का जो फूड है वो स्टेल हो जाएगा। स्टेल मतलब बर्बाद, बासी हो जाएगा, ठीक है, बासी हो जाएगा, और उससे बैड स्मेल और टेस्ट आने लगेगा। ड्यू टू दिस फूड बिकम स्टेल एंड गिव बैड टेस्ट एंड स्मेल। उससे गंदी टेस्ट और स्मेल, मतलब खाना आपने छोड़ दिया एक दिन के लिए बाहर, तो आप खाने से देखते हैं, फूड से देखते हैं, गंदी स्मेल आने लगती है, और टेस्ट करेंगे तो बहुत गंदा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो गया है फूड। कैसे रेंसिड हो गया है? उस फूड में जो ऑयल था, जो फैट था, उसको एटमॉस्फेरिक गैस ने ऑक्सीडाइज कर लिया है, ठीक है। तो रेंसिडिटी भी अच्छी चीज नहीं है। अब अच्छी चीज नहीं है तो उससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन चाहिए। तो प्रिवेंशन क्या है बेटा? प्रिवेंशन है एंटीऑक्सीडेंट का डालना। एंटीऑक्सीडेंट का डालना मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए उसमें। ऑक्सीडेशन की वजह से बर्बाद हो रहा है ना, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन होने ना दे, तो वैसे फूड डाल देंगे, तो वो वैसी चीजें डाल देंगे तो वो चीज बर्बाद नहीं होगा। वैक्यूम पैकिंग करना। वैक्यूम पैकिंग करना मतलब एयर टाइट पैकिंग करना। ऐसा पैकिंग करना जिसमें एयर ना हो। जैसे देखते हैं जो बहुत सारे चिप्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं, खाने वाली चीजें पैकिंग के मिलते हैं, जो कई दिनों तक पड़ी रहती हैं। कई दिनों तक पड़ी क्यों रहती हैं? क्योंकि वो एयर टाइट रहती हैं। एयर टाइट रहती हैं तो ना उसमें एयर जाता है, ना ऑक्सीजन जाता है, ना उनके फैट को ऑक्सीडाइज करता है, ना वो बर्बाद होती है, ना बैड स्मेल आता है। रिप्लेस एयर बाय N2। आपने देखा होगा चिप्स जब हम खोलते हैं तो फस करके एयर आता है उसमें। और चिप्स वाले कितने चूतिया बनाता है, थोड़ा सा चिप्स
बहुत सारा एयर। वो एयर क्या होता है बेटा? N2 गैस होता है। क्यों N2 गैस होता है? N2 गैस उसको रेंसिड होने नहीं देता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज वहां कम करा देता है, रेंसिड होने नहीं देता है। फिर यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन हम करते हैं लोग फूड के लिए। फूड को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रहेगा न गैस कांटेक्ट में आएगा न रेंसिड होगा। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर एंड हो जाता है। होप कि आपको दोनों वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया हो। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू, एंजॉय द डे। और कोरोना में बच के घर पे रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। बाय बाय।